सिंह और साथ में कमलनाथ मध्य प्रदेश में दो सबसे मजबूत स्तंभ कांग्रेस के नजर आते हैं। दोनों कितने मजबूत हैं अंदाजा आप मुझे लगता है इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 के जो आम चुनाव हुए तो उसमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा 28 पर जीती थी और जिस एक सीट पर नहीं जीती थी वो थी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। अगर जो मुख्य पार्टी बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रही है, अगर मायावती उसके सामने भी आ जाएगी तो उस आधार पर वो उस पार्टी यानी जो बीजेपी के सामने मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है उसके वोट काटेगी जो यहाँ कांग्रेस है। लेकिन अगर आप नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 दो चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान कल यानी 7 मई को होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान है। हम आज बात करने वाले हैं राजगढ़ सीट की, जो वाकई में इस बार हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट क्यों बनी हुई है? क्योंकि इस बार यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है दिग्विजय सिंह और वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में सीट अपने आप में एक खास सीट बन जाती है। दरअसल मैं आपको बता दूं, राजगढ़ सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में 2 बार से नजर आ रही है। 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि बीजेपी पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन एंड टाइम पर कांग्रेस ने अपना ऐसा पासा चला और चाल बिल्कुल बदल दी। दिग्विजय सिंह को जब चुनावी मैदान में उतारा गया तो वाकई में बीजेपी पार्टी भी शॉक्ड थी और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी शॉक्ड थी कि आखिरकार कांग्रेस ने ये क्या कर दिया। आज इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अक्षय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि राजगढ़ सीट अपने आप में एक हॉट सीट है। ऐसे में दिग्विजय सिंह की इस सीट पर देखिए 32 साल बाद वापसी हो रही है। वो क्या समीकरण बदल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी नुकसानदायक ये चीज हो सकती है कि दिग्विजय सिंह खुद यहाँ से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह और साथ में कमलनाथ मध्य प्रदेश में दो सबसे मजबूत स्तंभ कांग्रेस के नजर आते हैं। दोनों कितने मजबूत हैं अंदाजा आप मुझे लगता है इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 के जो आम चुनाव हुए तो उसमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा 28 पर जीती थी और जिस एक सीट पर नहीं जीती थी वो थी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र एमपी का ऐसा है जहां कहा जाता है कि वहां कमल नहीं कमलनाथ खिलते हैं, जबकि छिंदवाड़ा से 2019 में कमलनाथ ने नहीं बल्कि उनके बेटे नकुलनाथ ने चुनाव लड़ा था। अब आप देखेंगे कि नकुलनाथ यहाँ छिंदवाड़ा में चुनाव अपने पिता कमलनाथ के नाम और उनके साथ लड़े तो वो जीत गए, तो फिर कमलनाथ तो कहां ही हारते। और कुछ वैसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में यहां नजर आती है दिग्विजय सिंह की। इसके अलावा मैं एक और चीज तमाम दर्शकों के सामने बता देना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं सियासी वर्चस्व और राजनीतिक रूप से कितने मजबूत दिग्विजय सिंह है इस बात को दर्शाता है। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो हुए वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार में बड़ी भूमिका अदा की थी। एक नारा उन्होंने उस दौरान दिया, महाराज बनाम यहाँ मामा का नारा दिया था, यानी कि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से मामा कहा जाता है उसके बनाम महाराज, यानी कि खुद को तवज्जो दी। पूरे तौर पर मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिला और कांग्रेस ने जीत भी हासिल की थी और उस वक्त संभावना थी कि मध्य प्रदेश की बागडोर बतौर मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। और अगर आप देखिए यहाँ पर कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता है और बावजूद उसके एक बार भी 2018 तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने और बने तो बनवाने वाले थे दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह का बहुत ही बड़ा जनाधार मध्य प्रदेश में है और अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है। राजगढ़ भी कहा जाता है एक दौर में, हालांकि अब यहां 3 दशक बीत चुके हैं उन्हें राजगढ़ से चुनाव लड़े, आपने जिक्र भी तमाम दर्शकों के सामने किया, लेकिन एक दौर रहा है जब राजगढ़ गढ़ रहा है यहां दिग्विजय सिंह का और एक बार फिर से वो चीज होती यहां नजर आ रही है। जी वाकई में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बीजेपी पार्टी ने इस बार राजगढ़ सीट से जो 2 बार से सांसद बनते आ रहे हैं 2014 और 2019 से रोडमल नागर को ही उम्मीदवार बनाया है। वही कांग्रेस पार्टी ने आप सभी को जैसे मैंने बताया दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार थोड़ी सी जो शॉक्ड वाली बात यह है कि बीएसपी पार्टी ने यहाँ से दांव खेला है। बीएसपी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार बनाया है, उस उम्मीदवार का नाम है डॉक्टर राजेंद्र सूर्यवंशी। यहाँ पर ठाकरों पर कहीं ना कहीं देखिए मायावती दाव लगाती नजर आई है। मायावती ने थोड़ा सा देखिए इस बार लोकसभा 2024 के चुनावों में अक्षय जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश की सीटों पर भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जैसे मैंने बताया राजगढ़ सीट पर डॉक्टर राजेंद्र सूर्यवंशी को उतारा है। अब मायावती का चुनावी मैदान में राजगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार उतारना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए घातक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब किसके चांस मायावती के अपने उम्मीदवार उतारने से कम नजर आ रहे हैं? किसको घातक ज्यादा आप देखते हैं, किसको
नुकसान होगा। जी 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 बिल्कुल। देखिए तनुज, जिस तरीके से आपने ये बड़ा सवाल उठाया, मुझे लगता है बेहद अहम सवाल ये हो जाता है और कहीं ना कहीं इसके दो आधार मुझे नजर आते हैं। आपने जिक्र किया कि मायावती ने जिस तरीके से उम्मीदवार अपना उतारा है, राजपूत समुदाय से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में मायावती राजगढ़ में किसका यहाँ पर खेल बिगाड़ रहे हैं, बीजेपी का या फिर यहाँ कांग्रेस का? अगर आप देखेंगे दो आधार मुझे इसके नजर आते हैं। पहला ये कि मायावती जो है वो कौन है, मायावती या कहें बसपा कौन है? बसपा बीजेपी की विपक्षी पार्टी है, बीजेपी की काट कर देने वाली पार्टी है। और वो अगर जो मुख्य पार्टी बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रही है, अगर मायावती उसके सामने भी आ जाएगी तो उस आधार पर वो उस पार्टी यानी जो बीजेपी के सामने मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है उसके वोट काटेगी, जो यहाँ कांग्रेस है। लेकिन अगर आप उम्मीदवार के तौर पर देखेंगे, उम्मीदवार जो है वो रघुवंशी है, यानी क्षत्रिय समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उस हिसाब से उत्तरी मध्य प्रदेश, साथ में हरियाणा, पंजाब, हालांकि इतना हरियाणा पंजाब का नहीं है, लेकिन राजस्थान और गुजरात, इन प्रमुख रूप से इन 4 राज्यों में, उत्तरी मध्य प्रदेश, साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा बात की जाए राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों के इन क्षेत्रों में जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करीबन 250-300 किलोमीटर का जो क्षेत्र आता है दिल्ली के आसपास लगने वाला, यहां पर क्षत्रिय समुदाय की नाराजगी देखने को मिल रही है बीजेपी से। और ऐसे में क्षत्रिय समुदाय के नेता को टिकट देकर मायावती ने जो चाल राजगढ़ में चली है, वहां पर गेम बिगड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि अगर जातिगत आधार पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर मतदाता अपनी जाति वाले नेता का चयन करेंगे, अपनी जाति बिरादरी से आने वाले मतदाता यहाँ पर जो है उस उम्मीदवार का चयन करेंगे, तो वे यहाँ पर गौर करेंगे रघुवंशी यानी कि बसपा उम्मीदवार पर। और बसपा उम्मीदवार पर गौर करने का मतलब है वोट कटेगा इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का। तो कुल मिलाकर के मायावती जो है वो प्रमुख रूप से राजगढ़ में बीजेपी का खेल बिगाड़ती नजर आ रही है। और मुख्य रूप से किसका बिगाड़ने वाली है, ये मुझे लगता है 4 जून को जग जाहिर हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। अक्षय, आपसे आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कम शब्दों में मुझे इसका आखिर में जवाब दे दें। 2019 और 2014 का अगर देखिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो 2019 में 4 लाख वोटों का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी। मतलब जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे रोडमल नागर, वो तकरीबन 8.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी थी। मतलब उनके 8.5 लाख वोटों ने टोटल मिले थे और 4 लाख वोटों का अंतर था। और मोना सस्तानी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें 3 लाख मतलब 3.5 लाख आप वोट मान सकते हैं, 3.5 लाख उन्हें वोट मिले। आप 4 लाख का अंतर ये मोटा मोटा मान लीजिए, इतना अंतर यहाँ पर देखने को मिला। वहीं सेम कंडीशन हम 2014 में भी देख सकते हैं, 3 लाख वोटों का अंतर था, बीजेपी भारी मतों से जीती थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए टक्कर यहाँ पर कितनी मुश्किल होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इस बड़े अंतर का कारण भी मुझे 2 नजर आते हैं। पहला ये है कि कांग्रेस की जो सियासी जमीन कमजोर हुई है और खासतौर पर जो 2014 से मोदी लहर आई है उसका उत्तर भारत में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में भी कुछ हद तक, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में इसका असर देखने को मिला है। और वही कारण था कि इस कांग्रेस की सियासी जमीन कई राज्यों में कमजोर हुई है। उसमें कई राज्यों के कई क्षेत्र उसमें विशेष रूप से शामिल है, जिसमें राजगढ़ भी आता है। आपने जिक्र किया, यहाँ पर 3 लाख वोटों का अंतर था। उसके बाद 2019 में अगर आप गौर करेंगे, रोडमल नागर करीब 8.5 लाख वोट पाने के बाद 4 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल करते हैं। इसमें दूसरा एक कारण नजर आता है, वो ये एक मजबूत प्रत्याशी। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर 2019 और 2014 में केवल हम राजगढ़ की बात करें तो इतना बेहतर मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के सामने नहीं था जो मोदी लहर की काट कर सके। आप देखिए, गुना शिवपुरी सीट पर 2014 में मोदी लहर के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, वो जीतने में कामयाब रहे थे। इसका कारण था ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता और मजबूती। लेकिन वहीं अगर आप देखिए, अब जिस तरीके से राजगढ़ पर दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तो अब जाकर के यहाँ कड़ी टक्कर मिल सकती है बीजेपी को और शायद हो सके बीजेपी को इस बार राजगढ़ में हार भी मिल जाए। जी, वाकई में शायद हो सकता है बीजेपी को इस बार राजगढ़ सीट पर हार भी मिल जाए, क्योंकि मुकाबला बहुत टक्कर का है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में आना पड़ा है। अब देखते हैं कि राजगढ़ सीट पर किसकी जीत होगी, 4 जून को पता लग जाएगा। खैर, कल इस सीट पर मतदान होने वाले हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या लगता है आपको, राजगढ़ सीट पर बीजेपी कमल खिलाएगी या फिर इस बार कांग्रेस का जो हाथ का पंजा है वो चलने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।